प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8, जिसकी डेट है 24 जुलाई 2021। बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका नाम और यहाँ पर आएगा आपके क्लास टीचर का नाम। चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। उप विषय इतिहास की समझ भाग 3। प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, उन सभी का कारण क्या है? भूतकाल है। क्या है? इतिहास में ही छिपा हुआ है। आज हमारे साथ चाहे जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ या विश्व में कहीं भी कोई भी घटना जो हो रही है आज के टाइम पे वर्तमान समय में, वो कहीं ना कहीं अतीत से रिलेटेड है, अतीत से संबंधित है, भूतकाल से संबंधित है और इतिहास में उसका कहीं ना कोई ना कोई रीज़न छुपा हुआ है। ठीक है, और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज पूरे विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका संबंध कहीं ना कहीं, उसका कारण कहीं ना कहीं किससे है? पास्ट से है। ठीक है, या फिर हम कहें इतिहास से है, भूतकाल से है, बात एक ही है। तो कहीं ना कहीं इतिहास में छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं भूतकाल में छिपा हुआ है, और वही भूतकाल और इतिहास क्या है? उन्हीं घटनाओं के आधार पर क्या होगा? भविष्य रचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का परिणाम होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। इसका क्या मतलब है? वही जो हमने अभी बात कही है कि कोई भी घटना अभी हो रही है या फिर भविष्य में होगी, उसका रीज़न कहीं ना कहीं क्या होता है? भूतकाल होता है, हमारा पास्ट होता है। ठीक है, इसके बाद इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं है, बल्कि भविष्य को संवारने का भी एक माध्यम है। इतिहास क्या है? इतिहास सिर्फ, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी देखा था कि हिस्ट्री क्या है, जो इतिहास होता है वह क्या है? सिर्फ भूतकाल को जानने के लिए नहीं होता, बल्कि क्या होता है? भविष्य को संवारने के लिए होता है, वर्तमान को बनाने और भविष्य को संवारने के लिए होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं? इतिहास से हम कुछ ना कुछ जानकारी ग्रहण करते हैं, जानकारी लेते हैं, और उस जानकारी को कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं? वर्तमान में यूटिलाइज करते हैं। क्यों यूटिलाइज करते हैं? ताकि हमारा जो आने वाला कल है, भविष्य है, वो संवर जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। इसका मतलब है कि 17वीं शताब्दी से यूरोपीय व्यापारी भारत में आना शुरू हो गए, जैसे कि ब्रिटेन था, जैसे कि पुर्तगाल था, जैसे कि फ्रांस था, डच थे। ये सभी व्यापारी यात्री मतलब कि व्यापार के लिए भारत में आना इन्होंने स्टार्ट किया, और भारत में आकर के धीरे धीरे क्या किया? यहाँ पर बस्तियाँ बनाना स्टार्ट कर दी, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई। पहले व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने यहाँ पर देखा कि राजनीतिक अस्थिरता है भारत में, तो राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण, होने की वजह से उन्होंने क्या किया? यहाँ पर लाभ देखा कि यहाँ पर वे राजनीतिक रूप से शासन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या किया? लाभ उठाया राजनीतिक अस्थिरता का और अपनी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियों जैसे कि मराठों, सिखों, जाटों, बंगाल व अवध के नवाबों, रुहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो विदेशी व्यापार करने आए थे। मौका देखकर मालिक बन गए। अब क्या हुआ? इनका तो मार्ग प्रशस्त हो गया था। अब जो व्यापार करने आए थे उन्होंने क्या देखा? मौका देखा कि भाई राजनीतिक अस्थिरता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अब मौका देख करके वह यहाँ के मालिक बन गए। ठीक है, चीज़ों पर, अपनी ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इसके बाद वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। अब ये कई सारी फैक्ट्रियाँ, मतलब कई सारे देश के व्यापारी लोग आए थे, उन सभी ने राजनीति में थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उभरा है वो कौन उभरा था? अंग्रेज उभरे थे, मतलब ब्रिटेन उभरा था। ठीक है, तो इसके बाद 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। किनका? ब्रिटेन का, अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेज का मतलब सभी देश के लोग नहीं होते, अंग्रेज का मतलब होता है हमारी सेंस में सिर्फ ब्रिटेन के लोग। यहाँ पर अगर कहीं भी कोई भी टर्म आती है अंग्रेज की, कि अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे, तो इसका मतलब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। किनका? अंग्रेजों का, ब्रिटेन का। ठीक है, इसके बाद इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल
रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया, जो अंग्रेज़ों द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। मतलब कि जो हमारे देश में, एक मिनट प्यारे बच्चों, इसका मतलब है, कहाँ पर थे हम, हाँ जी, यहाँ पर थे। इस विदेशी वर्चस्व को, जो विदेशी वर्चस्व था अंग्रेजों का, जो अधिकार था यहाँ पर, जो अधिकार वो जता रहे थे इंडिया में, भारत पे, तो उन्होंने क्या किया, इसको हटाने के लिए, इस वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, आपने नाम सुना ही होगा, तात्या तोपे जैसे नायकों ने क्या किया, 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया और इस वर्चस्व को उखाड़ने का, ख़त्म करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि अंग्रेज़ों ने बड़ी बेरहमी से इस आंदोलन को, इस स्वतंत्रता संग्राम को कुचल दिया। ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेश कर दिया गया। अब 1857 के बाद क्या हुआ, जो कंपनी के अधीन भारत, जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था कंपनी के अधीन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, अब 1857 के विद्रोह के बाद वो किसके हाथ में पहुंच गई, सीधा ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में पहुंच गई, ब्रिटिश साम्राज्य में विलित हो गई। ठीक है, भारत का समावेश कर दिया गया। समस्त भारत ब्रिटिश शासन, एक मिनट, समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया। रेल तथा पाश्चात्य शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया। एक मिनट दोस्त, चलिए दोबारा देखते हैं। समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया। रेल तथा पाश्चात्य शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक सुधारकों के कार्यों से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने, ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के साथ देश में मध्यम वर्ग के उदय से राष्ट्रवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ। इसका मतलब यह है कि भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना का तेजी से जो विकास हुआ था, उसका कारण क्या था कि जो ब्रिटिश शासन था उसकी अनर्थकारी आर्थिक नीतियाँ थी। ठीक है, इसके बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ, तो उससे भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। तो ये सारी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कारण हैं कि जिन कारणों से राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था, या तेजी से जिसका विकास हुआ था, किसका, राष्ट्रवाद की भावना का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, उन्होंने उनसे भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों की नीतियों से खुश नहीं था, चाहे वो कृषक वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं था, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ थी वो इतनी अनर्थकारी थी, इतनी आप अत्याचारी कह सकते हैं, इतनी अत्याचारी थी कि सभी व्यक्ति उससे जूझ रहे थे, लेकिन कोई उसे बर्दाश्त करना नहीं चाहता था। लेकिन वो एक मजबूरी कह सकते हैं कि किसानों की मजबूरी थी कि उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं ने लगभग पूरे देश में राष्ट्र भावना का संचार हुआ। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान जैसे नेताओं व क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। अब ये लोग वो हैं जो देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था, जैसे कि भगत सिंह, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। ठीक है, इसके बाद इन सब के संयुक्त प्रयास से हमें वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिली। कब मिली? 1947 में भारत आज़ाद हो गया था और इन सभी का योगदान कहीं ना कहीं रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दे रखी हैं, पिक्चर्स दे रखी हैं। यह है राजा राम मोहन राय, ये बाल गंगाधर तिलक, ये सुभाष चंद्र बोस।
ठीक है दोस्तों, चलिए। प्यारे बच्चों, अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अब अपना वर्तमान बेहतर करना है और स्वर्णिम भविष्य की योजना बनानी है ना। इतिहास की यात्रा रोचक। जी हाँ, इतिहास की यात्रा बहुत रोचक है, क्योंकि इतिहास से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सबक लेते हैं और उसी सबक से हम अपने वर्तमान को बनाते हैं और भविष्य को संवारते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इतिहास हमारे वर्तमान और अतीत को प्रभावित करता है। कैसे करता है ये हमें बताना है कि इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ एक बार देख लेते हैं आंसर को, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1, वर्तमान में होने वाली सभी घटनाओं का कारण इतिहास में ही मिलता है। जो वर्तमान में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उनका कारण कहाँ मिलेगा, इतिहास में मिलेगा। प्रत्येक नई घटना पहले की घटना का परिणाम होती है। अब कोई ना कोई घटना जो अभी घटित हो रही है वो कहीं ना कहीं इतिहास से रिलेटेड होती है, उससे संबंधित होती है। ठीक है, और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य का निर्माण होता है, और जो जो घटित हुआ होगा इतिहास में उससे कहीं ना कहीं भविष्य में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, इस प्रकार इतिहास हमारे वर्तमान और अतीत को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए। अब जो यूरोपीय व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे, तो वो व्यापार छोड़कर या व्यापार के साथ साथ सबसे ज़्यादा दिलचस्पी राजनीतिक या शासन में क्यों लेने लगे, उनका राजनीतिक प्रभाव क्यों ज़्यादा बढ़ने लगा, इसका हमें रीज़न बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2, 17वीं शताब्दी में, ये तो हमें पता ही है कि जो यूरोपीय व्यापारी थे वो कब से आना स्टार्ट हुए थे, 17वीं शताब्दी से। तो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में मौजूद राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल हो गए। अब ये उनका जो रीज़न था कि भारत में ये यूरोपीय व्यापारी व्यापार के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव जमाने में क्यों सफल हो गए, तो इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न था कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। तो इसी चीज़ को देख करके, इसी चीज़ का लाभ उठा करके उन्होंने क्या किया, अपना राजनीतिक प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, जिसमें वह सफल भी हो गए। ठीक है, और जब मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया, मुग़ल साम्राज्य विकसित हो गया, तो उस समय तो ये बहुत ही ज़्यादा पूरी तरीके से पूरी शक्ति इनके अधीन हो गई थी। ठीक है, किनके कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के अधीन हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। अब भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ था उसके क्या क्या कारण थे वो देख लेते हैं। आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 3 ये रहा, आर्थिक असंतोष। इसका पहला कारण क्या हो सकता है, इसका पहला कारण हो सकता है आर्थिक असंतोष, क्योंकि जो ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियाँ थी उससे कोई भी व्यक्ति खुश नहीं था, चाहे वो औद्योगिक व्यक्ति हो, कृषक व्यक्ति हो, कोई श्रमिक हो या कृषक व्यक्ति हो, कोई भी उससे खुश नहीं था। ठीक है, तो आर्थिक असंतोष था, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। उसके बाद कांग्रेस का उदय हो गया था। कांग्रेस का उदय कब हुआ था, इसका उदय हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885 में कांग्रेस का उदय हुआ। तो कांग्रेस भी एक मतलब भारतीय को एक स्टेज मिल गया था जहां पर वे अपनी बातें रख सकते थे, अपना दुखड़ा सुना सकते थे। और इसका काम क्या था, ये जो स्थापित हुई थी किस लिए हुई थी, कि अपनी बातों को, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, और कांग्रेस का गठन हुआ कब था, 1885 में। ठीक है भाई, इसके बाद है शासकीय नौकरियों में भेदभाव। और यहाँ पर क्या था, तीसरा कारण है इसका कि जो शासन की नौकरियाँ थी उसमें भेदभाव था कि जो भारतीय नागरिक थे या कहें कि जो भारतीय थे उनको
सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, उच्च पद उनको प्राप्त नहीं थे। ठीक है, इसके बाद भारतीय समाचार पत्रों का योगदान। अब जो भारतीय समाचार पत्र थे उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उन्होंने भी जनता को बहुत ज़्यादा हद तक जागरूक किया सरकार के विरुद्ध। ठीक है, इसके बाद है 1857 की क्रांति। अब जब एक बार 1857 की क्रांति हो गई, जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, अब इसके बाद जो हमारे भारतीय जनता थी उनमें यह चीज़ आ गई थी कि भाई हाँ, जब अगर एक साथ होकर हम इस चीज़ का विरोध करेंगे, इस सरकार का विरोध करेंगे, अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, तो यह शासन समाप्त किया जा सकता है। तो ये भी एक रीज़न था जिससे क्या हुआ था, भारतीयों में राष्ट्रीय आंदोलन की भावना का उदय हुआ था। ठीक है, इसके बाद है धार्मिक और सामाजिक चेतना। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक चेतना से भी भारत में क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ था, और ये सभी क्या हैं, ये प्रमुख कारण हैं। ठीक भाई, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 3 हो जाता है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। अब हमने इस वर्कशीट में कई सारे नायकों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कौन कौन सा भी देख लेते हैं एक और बार। हाँ, हमने यहाँ पर देखा था, ये रहे सारे के सारे। महात्मा गांधी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सभी कौन है, ये राजनायक हैं। कौन है, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए क्या किया था, बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किया था, और जिसका परिणाम क्या हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, इनके बारे में कुछ लिखना है। क्या लिखना है, कुछ भी आप इनके बारे में जानकारी जुटाइए और लिखिए। ये आप जानकारी कहाँ से ले सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पे आप इन सभी के बारे में पर्टिकुलर नेम डाल के, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो महात्मा गांधी आपको गूगल पे डालना है और वहाँ से आपको मिल जाएगी। विकिपीडिया पे आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटानी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो अपने हिसाब से 2-4 जितने भी नायक आपको लगते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर एक आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, क्या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जानकारी भी आपको नेट पे, या सभी की जानकारी आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होगी। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर पहला हमने लिया है महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में, और निधन कब हुआ, 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, इन्हें बापू के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक है, इन्हें गांधी तो कहते ही हैं, इनका नाम, इनको और किस नाम से याद किया जाता है, बापू के नाम से भी याद किया जाता है। यह 1915 में भारत वापस लौटे। अब आप सोच रहे हो 1915 में भारत वापस लौटे, लेकिन ये तो भारतीय थे। तो प्यारे बच्चों, 1893 या फिर 1893 के आसपास हम कह सकते हैं, ये कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे किसी काम से। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह किया। ठीक है, वहाँ से जब ये वापस आए, तो वहाँ पर वापस आने के बाद, कब आए थे ये वापस, 1915 में ये भारत वापस आए। और भारत में वापस आने के बाद इन्होंने भारत का दौरा किया। और किन्होंने इनकी हेल्प किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी की हेल्प की थी भारत के दौरा कराने में। इनके राजनीतिक गुरु के रूप में हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो 1915 में भारत वापस लौटे और भारत में अंग्रेजों द्वारा हो रहे अत्याचारों को रोकने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, भारत का दौरा किया और देखा कि कैसी कैसी नीतियों को, कैसी कैसी आर्थिक नीतियों को अंग्रेज़ों को द्वारा भारतीयों पर थोपा जा रहा था। तो उसी चीज़ का अत्याचार, इनको वही चीज़ जो थी वो अत्याचार था एक प्रकार से। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया और भारत में कई सारे सत्याग्रह किए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, नमक तोड़ो। तो इस तरीके से बहुत सारे आंदोलन इन्होंने भारत में किए। ठीक है, इसके बाद दूसरा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ और मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। किसका, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था।
और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ठीक है, इन्हीं का ये नारा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। सारे चारों के चारों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, उनके आंसर हमने लिख लिए हैं। अगर नहीं लिखे हो तो आप वीडियो को पॉज करके सभी के आंसर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।